वेलकम चिल्ड्रन। आज हम असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 करेंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। फर्स्ट कॉलम में आपको आपका नाम लिखना है, विद्यार्थी का नाम। सेकंड कॉलम में आपको आपकी क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये असेसमेंट वर्कशीट फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चंस हैं और इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक में कैसे क्वेश्चन है बच्चों, केस स्टडी वाले प्रश्न है, और दूसरे में एमसीक्यू, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक क्वेश्चन में का 1 अंक है, 1 मार्क है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, किसी एक्स पदार्थ से बना एक विलयन सफ़ेदी करने के लिए उपयोग होता है। यहाँ एक्स है, तो बच्चों आपको एक्स पदार्थ के बारे में पूछा गया है जिसका विलयन बनाकर हम सफ़ेदी करते हैं। तो एक्स पदार्थ कौन सा होना चाहिए? ए CaO, बी CaOH होल ट्वाइस, सी NaCl एंड डी KCl। तो बच्चों ये पदार्थ होना चाहिए ए कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसका विलयन कहलाता है। हमें एक्स पदार्थ का नाम बताना है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? ए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम चूना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अभिक्रिया में होने वाले अपचयित और उपचयित पदार्थों को पहचानिए। तो बच्चों उपचयन क्या होता है? उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। यहाँ पर आप देखिए, जब हम उपचयित और अपचयित पदार्थों के नाम लिखते हैं तो हमें कौन से नाम लिखने चाहिए? अभिकारकों के नाम लिखने चाहिए, हमें उत्पादों के नाम नहीं लिखने चाहिए। तो अभिकारक 2 हैं आपके, CuO और H2। CuO में से यहाँ पर देखिए CuO में ऑक्सीजन लगी हुई है, ये ऑक्सीजन निकल गई, तो इसका क्या हो रहा होगा? अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है। और हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। तो उपचयित और अपचयित होने वाले पदार्थ कौन से हैं? CuO और H2। करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? A H2 और CuO। यहाँ पर H2 और H2O, H2 और Cu और Cu और H2, ये सभी गलत आंसर हैं क्योंकि इनमें उत्पाद के नाम आ रहे हैं। पहली पहचान है, जब हम अपचयित और उपचयित पदार्थों के नाम लिखते हैं तो हमें कौन से नाम लिखने चाहिए बच्चों? अभिकारकों के नाम। उसमें हम उपचयित और अपचयित पदार्थ को बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर H2 और CuO। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, जब किसी चलती हुई बस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में डीजल प्रज्वलित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, जिससे इंजन के अंदर का तापमान बहुत बढ़ जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही विकल्प चुनना है। ए डीजल का प्रज्वलित होना एक भौतिक अभिक्रिया है। नहीं बच्चों, ये रासायनिक अभिक्रिया है। आसपास के वातावरण से ऊष्मीय ऊर्जा ली जाती है, ऊष्मा शोषी हो गई, ये गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन सी देखिए, अभिक्रिया में ऑक्सीजन और डीजल अभिकारक है, क्योंकि ऑक्सीजन डीजल से क्रिया करता है, तो करेक्ट आंसर है। और डी, यहाँ यह प्रक्रिया प्रकाश ऊर्जा द्वारा सक्रिय होती है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा आपका? करेक्ट आंसर आएगा आपका सी, अभिक्रिया में ऑक्सीजन और डीजल अभिकारक हैं। संचारण, क्वेश्चन नंबर 4, संचारण एक प्रक्रिया है जिसमें जो किसकी उपस्थिति में होती है? ए वायु, बी नमी, सी ऊष्मा और डी ए और बी। तो संचारण होने के लिए धातुओं का संचारण वायु और नमी की उपस्थिति में होता है, तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, मैग्नीशियम वायु में एक चमकती हुई श्वेत ज्वाला के साथ प्रज्वलित होता है। यह एक ठोस श्वेत पदार्थ के बनने के कारण होता है। यह ठोस श्वेत पदार्थ जल में घुलने पर एक विलयन बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है।
इस प्रक्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हुई? तो आपको रासायनिक अभिक्रिया का नाम बताना है। आपने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी हुई है, संयोजन, बी वियोजन, डी सी रिडॉक्स और डी उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का संयोग होता है, संयोजन होता है और संयोजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई बच्चों? ये अभिक्रिया हो गई संयोजन अभिक्रिया। अगला भाग आपका केस स्टडी के प्रश्न है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? एक पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। वो पैराग्राफ कौन सा है आपका? वो पैराग्राफ आपका पीएच के ऊपर है। पैराग्राफ सन 1990 में सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे, ने एक पीएच स्केल तैयार किया जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता के आधार पर किसी अम्लीय तथा क्षारीय विलयन की प्रबलता को दर्शाया गया। सोरेनसन ने अम्लीय और क्षारीय विलयन की हाइड्रोजन की सांद्रता को पीएच स्केल पर 0 से 14 की संख्या के साथ जोड़ा। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएच की जैसे कृषि में फसल मुख्य रूप से उदासीन या दुर्बल अम्लीय मृदा जिसका पीएच 6.5 से 7 तक होता है में उगाई जाती हैं। जब हमारे मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षरण शुरू हो जाता है। मधुमक्खी भी काटते समय शरीर में अम्लीय पदार्थ छोड़ती है जिससे दर्द और सूजन हो जाती है। अब इस पर बेस आपको प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको बताने हैं, सही ऑप्शन चुनना है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ किसानों द्वारा मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है? ए साधारण नमक, बी चूना, सी सिरका और डी चूना पत्थर। तो बच्चों किस लवण का उपयोग किया जाता है? जिस लवण का मिट्टी में उपयोग किया जाता है वो है चूना पत्थर। जब मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाती है तो उसमें चूना पत्थर मिलाकर उसकी अम्लता को दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है जब उसका पीएच का मान किससे कम हो जाता है? तो अम्लीय वर्षा कब कहलाती है? ए जब उसका पीएच का मान 8.5 से अधिक हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तब उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। या बी ऑप्शन है आपका, जब पीएच का मान 6.5 से कम हो जाता है तब उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। सी पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तब हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। या पीएच का मान जब 7 और 8 के बीच में होता है तब हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो आपको करेक्ट आंसर चुनना है इसमें से। अम्लीय वर्षा कब कहलाती है? तो अम्लीय वर्षा बच्चों कहलाती है जब पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी 5.6 से कम हो पीएच का मान। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, अपाच्य की स्थिति में आमाशय द्वारा कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो दर्द और जलन उत्पन्न करता है? तो बच्चों हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है? हमारे आमाशय में आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। तो हम अपाच्य कब हो जाता है? जब अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है तो हमें अपाच्य हो जाता है, भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं होता। तो आपको इसका करेक्ट आंसर क्या लिखना चाहिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल हमारे पेट में नहीं होता या नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 9, मधुमक्खी के काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा लवण उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? तो बच्चों आप सभी को पता है जब मधुमक्खी काटती है तो हमारे शरीर में एक अम्ल छोड़ देती है और अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हम किस लवण का उपयोग करते हैं? ए वॉशिंग सोडा, बी कास्टिक सोडा, सी बेकिंग सोडा और डी विरंजक चूर्ण। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सी बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है,
निम्नलिखित में से कौन सी दवा आमाशय की अति अम्लता को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है? अति अम्लता हो जाती है तो हमें अपाचन हो जाता है। एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटासिड। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर आएगा एंटासिड की गोली खाई जाती है, जिससे क्या होता है, हमारी अम्लता दूर हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका अगले क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, वह एंजाइम जो स्टार्च या मंड को सरल रूप में खंडित करता है। तो स्टार्च या मंड को सरल रूप में खंडित कौन करता है? ए एमाइलेज, बी लाइपेज, सी पेप्सिन और डी ट्रिप्सिन। तो हमारी लार में उपस्थित एंजाइम लार एमाइलेज ये काम करता है। करेक्ट आंसर आएगा एमाइलेज। वो स्टार्च को शर्करा में खंडित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जलीय जीवों में श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि ए जल में घुली हुई ऑक्सीजन वायु में घुली हुई ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक होती है, बी जल में घुली हुई ऑक्सीजन में घुली हुई ऑक्सीजन की अपेक्षा कम होती है, सी जलीय जीवों को स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और डी जलीय जीवों में श्वसन के लिए विकसित अंग नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होती है। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण जो जलीय जीव हैं उनकी श्वसन दर तेज होती है। तो आंसर कौन सा आएगा? बी, जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो वायु की में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, धमनियां और शिराएं एक दूसरे से अत्यंत संकीर्ण नलियों द्वारा जुड़ी होती हैं। संकीर्ण यानी क्या होता है बच्चों? पतली। तो धमनी और शिराएं एक दूसरे से पतली पतली नलिकाओं द्वारा जुड़ी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ए चालनी नलिका, बी केशिकाएं, सी महाशिरा और डी वॉल्व। तो बच्चों उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने घुलनशील उत्पादों को पौधे के विभिन्न भागों तक भेजा जाता है कहलाती है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए वाष्पोत्सर्जन, बी श्वसन, सी स्थानांतरण और डी उत्सर्जन। ये स्थानांतरण है, अथा के बाद आ की मात्रा आएगी। करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों इसका? सी स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 5, कृत्रिम वृक्क एक ऐसा उपकरण है जो रुधिर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। कृत्रिम वक्र द्वारा कौन सी प्रक्रिया द्वारा हम नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं? ए डायाफ्राम द्वारा, बी डायलिसिस द्वारा, सी ईसीजी द्वारा और डी इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? बी डायलिसिस द्वारा। डायलिसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से कृत्रिम वृक्क के रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ में आपको क्या करना है? पैराग्राफ को पढ़कर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये पैराग्राफ है आपका, आप आयरन, सिल्वर, एल्युमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि कई तत्वों से परिचित हैं। उन्हें अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं धातुएं हमेशा ठोस होती हैं कमरे के तापमान पर पारा को छोड़कर, जो कि द्रव है।
कठोर सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। जो नरम धातुएं हैं ध्वनिक सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। चमकदार सीसा को छोड़कर, सीसा धातु चमकदार नहीं होती। ऊष्मा की विद्युत की सुचालक और आघातवर्धनीय चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तन्य तार में परिवर्तित किया जाता है। तो तन्यता तार में परिवर्तित करने को कहते हैं। ये आपको भौतिक गुण बताए गए हैं धातुओं के, और इसके अलावा जो एक्सेप्शंस हैं वो इस पैराग्राफ में समझाए गए हैं। आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6, पारा कमरे के तापमान पर क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस और ठोस और द्रव दोनों। करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा बी। पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातुओं का वह गुण जो घंटियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ध्वनिक, आघातवर्ध्यता, तन्यता या चालकता। तो बच्चों वो गुण कौन सा है? वो गुण है बच्चों धातुओं का ध्वनिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक धातु X नरम है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। यह हवा में बहुत क्रियाशील है। जो हवा में खुला नहीं रखा जा सकता, खुला रखने पर यह वायु से तुरंत अभिक्रिया करके जल जाती है। तो ये कौन सी धातु है बच्चों? A मैग्नीशियम, B सोडियम, C P फास्फोरस एंड D कैल्शियम। तो ये कौन सी धातु है बच्चों? ये धातु का नाम है सोडियम, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक धातु X खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित गुणों में से एल्युमिनियम का कौन सा गुण उत्तरदायी है? ए, फर्स्ट दिया आपको ऊष्मा का सुचालक होना, सेकंड ध्वनिक, थर्ड आघातवर्ध्य और फोर्थ कठोर। तो आपको इसमें से गुण छांटने हैं बच्चों। तो कौन सा गुण है वो? ऊष्मा का सुचालक होना और आघातवर्धनीय होना। आघातवर्धनीय होने के कारण इस धातु के बर्तन आराम से बनाए जा सकते हैं, और ऊष्मा का सुचालक होना। तो फर्स्ट और थर्ड। तो आपका ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड है, ऑप्शन बी फर्स्ट और थर्ड है। करेक्ट आंसर आएगा। तो आप किस पर निशान लगाएंगे? बी, ए और 3। बी आंसर करेक्ट आंसर है। नाइट्रोजन एक है। नाइट्रोजन क्या है ये आपको बताना है। ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु और डी न धातु ना धातु। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा बच्चों? नाइट्रोजन एक अधातु है। ये छोटा आ आएगा, अधातु। नाइट्रोजन एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, उस परिघटना का उदाहरण दीजिए जिसमें टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। तो वो कौन सी परिघटना है बच्चों जिसमें टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है? ए आकाश का लाल रंग, बी आकाश में इंद्रधनुष का बनना, सी तारों का टिमटिमाना और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों परिघटना जिसमें टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है कौन सी होगी? आकाश का लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डैश से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो किससे गुजरने पर? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का क्या कारण है? तो प्रिज्म, यहाँ पर एक शब्द छूट गया है बच्चों इसमें, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का क्या कारण है? ए प्रिज्म में अलग अलग रंगों का अलग अलग गति होती है, बी प्रिज्म की असमांतर सतहें, सी ए और बी दोनों, डी ना ए और ना ए
ना ही बी। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं प्रिज्म में अलग अलग रंगों का अलग अलग गति होना। रंगों की गति अलग अलग होती है और प्रिज्म की असमांतर विशेष प्रकार की प्रिज्म की आकृति असमांतर सतह। तो करेक्ट आंसर आप कौन सा लगाएंगे? करेक्ट आंसर आप लगाएंगे ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लेंस से, यहाँ पर लेंस छूट गया है बच्चों, यहाँ पर आएगा लेंस से गुजरने के बाद किरण का सही मार्ग दिखाने वाला चित्र। आपको वो चित्र बताना है जो लेंस से गुजरने के बाद सही मार्ग प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आपको 4 चित्र दिए हुए हैं। पहले में देखिए प्रकाशीय घनत्व या O से कोई प्रकाश की रेखा जाती है तो वो सीधी निकल जाती है, ये करेक्ट है। यहाँ पर कोई रेखा जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकलती है, ये भी करेक्ट है। सी देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये भी करेक्ट है। परंतु ये वाला गलत है, फोकस से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है अपवर्तन के बाद फोकस से नहीं गुजरती। तो करेक्ट आंसर ए, बी और सी तीनों करेक्ट है। तो आप किस पर निशान लगाएंगे? सी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों जो हैं वो सही दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उस वायुमंडलीय घटना का नाम बताइए जिसके कारण सूर्य, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, उस वायुमंडलीय परिघटना का नाम बताइए जिसके कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले क्षितिज के ऊपर देखा जा सकता है। 4 ऑप्शन क्या दिए हैं आपको 4 ऑप्शन दिए हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, बी प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, सी वायुमंडलीय अपवर्तन और डी अपवर्तनांक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। करेक्ट आंसर आएगा सी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हम सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्योदय को और सूर्यास्त को वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही है? तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हो तो उसका परावर्तन कैसे होगा? परावर्तन होता है, आपको पता है, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है। तो इसका कौन सा आंसर सही आना चाहिए बच्चों? यहाँ पर ये 2F से होकर जा रही है यानी वक्रता के इनसे, यहाँ पर वापस लौट रही है। करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? करेक्ट आंसर आना चाहिए डी। तो आप डी लगाएंगे। डी में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, कांच के प्रिज्म से गुजरने के समय सबसे कम मुड़ने वाला रंग है। सबसे कम मुड़ता कौन सा रंग है बच्चों? ये लाल रंग है। नीला सबसे अधिक मुड़ता है और लाल सबसे कम मुड़ता है। तो आप कौन सा? नीला या बैंगनी सबसे ज़्यादा मुड़ता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा इसका बच्चों? करेक्ट आंसर आएगा बी, लाल रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने के समय सबसे कम मुड़ने वाला रंग है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा बी, लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके केस स्टडी के हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है। टेबल में आपको अपवर्तनांक दिए हैं अलग अलग पदार्थों के और
माध्यम दिए हुए हैं ए बी सी डी, 4 माध्यम में अपवर्तनांक दिए हुए हैं 1.33, 1.50, 1.52 और 2.40। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उस स्थिति में गति में परिवर्तन न्यूनतम होगा। तो बच्चों, जब अपवर्तनांक में अंतर अधिक होता है तो किसी प्रकाश की किरण में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो गति में परिवर्तन में अंतर अधिक होता है। किस स्थिति में गति में परिवर्तन न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा? तो यहाँ पर देखिए, आपको 4 अपवर्तनांक दिए गए हैं, तो किन 2 अपवर्तनांक में सबसे कम अंतर है? तो यहाँ पर B और C का अपवर्तनांक का अंतर 1.50 और 1.52 बहुत कम है, तो गति में अंतर भी क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? B। जब प्रकाश B से C में जाता है, जब प्रकाश B से C में जाएगा तो गति में परिवर्तन न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो उस स्थिति में गति में परिवर्तन अधिकतम होगा। किस स्थिति में, कौन सी स्थिति में गति में परिवर्तन अधिक होगा? तो गति में परिवर्तन बच्चों तब अधिक होगा जब 2 माध्यम के अपवर्तनांक में ज़्यादा अंतर हो। तो यहाँ पर देखिए, 2 माध्यम के अपवर्तनांक में सबसे अधिक अंतर A और D में है। तो A का 1.33 सबसे कम है और D का सबसे ज़्यादा है 2.4। तो जब A से D में जाएगा तो जो गति में परिवर्तन होगा वो अधिकतम होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा लिखेंगे बच्चों? करेक्ट आंसर हम लिखेंगे इसमें D, जब प्रकाश A से D के बीच गति करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, हीरे का अपवर्तनांक, यहाँ पर देखते हैं हम, जब हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, प्रकाश की गति के संबंध में इस कथन का क्या अर्थ है? हीरे में प्रकाश की गति मुक्त स्थान में प्रकाश की गति के 2.4 गुना होती है। तो हीरे में प्रकाश की गति मुक्त स्थान में प्रकाश की गति के 2.4 गुना होती है, ये गलत है। हीरे में प्रकाश की गति धीरे हो जाएगी बच्चों। तो हीरे में प्रकाश की गति मुक्त स्थान में प्रकाश की गति के 1/2.4 गुना होती है, ये करेक्ट है। सी पढ़ लेते हैं, हीरे में प्रकाश की गति मुक्त स्थान में प्रकाश की गति के समान होती है, गलत। और हीरे में प्रकाश की गति मुक्त स्थान में प्रकाश की गति की दुगनी होती है। हीरे में प्रकाश की गति मुक्त स्थान से दुगनी होती है, गलत। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा बच्चों? करेक्ट आंसर आएगा B। हीरे में प्रकाश की गति मुक्त में प्रकाश की गति के 1/2.42 गुना होती है, बहुत कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, प्रकाश जिस माध्यम में सबसे तेज गति करता है। तो बच्चों, प्रकाश जो है वो निर्वात में सबसे अधिक तेज गति करता है और उसके बाद हवा में। माध्यम में जितना सघन माध्यम होगा प्रकाश की गति उतनी धीरे हो जाएगी। तो इस केस में क्वेश्चन में ऑप्शन आपको दिए हैं, A जल, B वायु, C कांच और D हीरा। तो करेक्ट आंसर आएगा B वायु में प्रकाश की गति इन चारों में सबसे तेज होगी। तो करेक्ट आंसर B पर आप काला करेंगे। इसके बाद आपके क्वेश्चन ख़त्म हो गए, पूरा हो गया आपका असेसमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।